हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम गुरु एडमिशन क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित टॉपिक है आप इस चैनल पर आकर के आप देख सकते हैं और अपने कंफ्यूज दूर कर सकते हैं। हम आपको पूरे देसी अंदाज में देसी तरीके से बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का पहला टॉपिक, सेल, कोशिका। पहले कोशिका को शुरुआत करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जीव विज्ञान के बारे में, यानी बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी, जीव जंतुओं के बारे में, शरीर के बारे में अध्ययन करना। जीव जंतु के शरीर के बारे में अध्ययन करना कि उसका शरीर कैसे बनता है और क्या काम करती है, कैसे उसमें भोजन होती है, कैसे श्वसन होती है, तमाम तरह की एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक उपापचय और अपचयन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। हाँ, इस पर और उसकी क्या जो है सो उसमें कैसी साइंटिफिक रीजन है उसको पता करना है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान का सबसे पहले एक बंदा था ग्रीस का, ग्रीस यानी यूनान का एक बंदा था। उसने 500 जीव पर अध्ययन किया और उसके बारे में उसको जो है सो जानकारी अपने किताब में जो है सो एनामेलिया नाम का, हिस्टोरिया एनामेलिया, जो हिस्टोरिया किताब है, हिस्टोरिया एनामेलिया, इस किताब में उन्होंने क्या किया तो जानकारी दी। वो बंदे का नाम था क्या? अरस्तु। क्या था नाम? अरस्तु। इस अरस्तु ने सबसे पहले जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया, जानकारी दिया अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने दोस्तों। इसीलिए इसको हम जीव विज्ञान का पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। 500 जीवों पर सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था, 500 जीवों पर। ओके दोस्तों, ये पहला पॉइंट आप समझ लिए। इन्होंने जीव जंतु को दो भाग में बांटा। एक बांटा वनस्पति जगत है कि नहीं, एक वनस्पति जगत बांटा दोस्तों। एक टेक्निकल एरर आ गया है, वनस्पति जगत, और एक साइड बांटा इसका वनस्पति जगत, और एक साइड इनको बांटा जो है सो पादप जगत, जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत तो इसी से संबंधित है। तो जंतु जगत का जगत भी इसे हम अरस्तु को ही कहेंगे। और वनस्पति जगत का जनक जो है सो वनस्पति तौ पर खत्म होता है, तो तौ के बाद थौ, इसीलिए वनस्पति जगत का पितामह थ से थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। वनस्पति जगत का जगत किसे कहेंगे? वनस्पति जगत का पितामह थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। ध्यान रखना दोस्तों। फिर एक बंदा आता है कार्नेलियस नाम का बंदा आता है। लिनियस कार्नेलियस नाम का बंदा आता है। लिनियस, या आप इसको बार कैरोलस लिनियस। क्या आता है? कैरोलस लिनियस नाम का बंदा आता है। वह क्या करता है? जीव जंतु को जो है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीव जंतु को बांटना शुरू करता है। इन्होंने जीव जंतु को जो है ना दो भाग में बांटा। पहली बार इन्होंने पादप जगत नाम दिया, और क्या दिया? जंतु जगत नाम दिया। देखो, वनस्पति के जगह पर क्या नाम दिया? पादप। तो पहली बार बताओ, वनस्पति के जगह पर पादप शब्द का इस्तेमाल किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, इसको अच्छे से बोलना। पादप जगत का, ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत में दो भाग में बांटा। और तभी से लेकर के यह परंपरा शुरू हो गया है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीव जंतु को बांटने की परंपरा, प्रणाली शुरू हो गई। ओके, तभी से शुरू हो गया एक जीव जंतु को बांटने की प्रणाली। इसीलिए आधुनिक रूप से बांटने की श्रेय किसको जाता है? आधुनिक रूप से जीव जंतु को बांटने का श्रेय बोलो किसको जाता है? कैरोलस लिनियस को जाता है। इसीलिए हम आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहेंगे? कैरोलस लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहेंगे? कैरोलस लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहेंगे? कैरोलस लिनियस को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आकर के हाँ, ईस्वी की बात है 1969 की बात है। गांधी जी मरे थे। गांधी जी के जन्म जो हुआ था, उस जन्म के 100 साल बाद 1869 में एक बंदा आया, व्हिटकर। कौन आया?
व्हिटकर, और इन्होंने इसको जो है सो 5 जगत में बांटा। कितने जगत में? 5 जगत में बांटा, 5 जगत में बांटा। ठीक है दोस्तों, एमपी देखो, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक, और फिर क्या, जंतु जगत, जंतु जगत जिसको एनिमल कहते हैं, एनिमेलिया। तो देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। मोनेरा प्रोटिस्टा, पहला कौन? मोनेरा प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। दोस्तों ये 5 जगत में किसने बांटा है? व्हिटकर ने बांटा है। कब? 1969 में। ध्यान रखना, ये 5 जगत में से भी कभी कभार सवाल आ जाती है। इस जो 5 जगत में है कौन कौन से जीव आते हैं उनका नाम आ जाता है। इस 5 जगत का एक अलग से हम वीडियो आपको जो है एक अलग से वीडियो बना देते हैं, ताकि ये जो टॉपिक्स दिए हैं वो कहीं लंबा ना हो जाए, इसीलिए 5 जगत का हम अलग से वीडियो बनाते हैं। हम आपको एक बेस तैयार कर दिए। सबसे पहले किसने तैयार किया? रिवाइज कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी पढ़ते हैं उसका रिवाइज करना, तो कर लेते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान सब ग्रीस यूनान ने। दोस्तों इसका नाम बायोलॉजी किसने दिया था? बायोलॉजी किसने दिया था? लैमार्क और ट्रीविनेरस, लैमार्क और ट्रीविनेरस, ट्रीविनेरस, ट्रीविनेरस। ठीक है, इसका नाम दिया था। लैमार्क फ्रांस का था, ट्रीविनेरस जो है सो जर्मनी का था, जर्मनी का। इसने बायोलॉजी शब्द दिया। बायो का मतलब होता है बायोस, बायोस BIOS, बायोस। इसका होता है लोजस। आप अलग से लिख भी सकते हैं, अपना नोटबुक बना सकते हैं। बायोस और लोगस। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बायोस और लोगस। बायोस मतलब जीव जंतु और लोगस मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीव जंतु के शरीर के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? बायोलॉजी। किसने कहा था? लैमार्क और ट्रीविनेरस। किसने कहा था? लैमार्क और ट्रीविनेरस। ये बैकग्राउंड का बात बता दिया, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जीव विज्ञान की सबसे पहले इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कितने जीव पर अध्ययन किया था? 500 जीव पर। इसके किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनामेलिया, एनामेलिया। ठीक है, कितने भाग में बांटा? 2 जगत में, वनस्पति जगत और जंतु जगत। ध्यान रखना, यहाँ पादप नहीं किया था इसने, ध्यान रखना। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? इसको वनस्पति जगत का क्या है? पितामह माना जाता है। कैरोलस लीनियस जो बंदा है उसने 2 जगत में था, पादप और जंतु, पादप और जंतु। ध्यान रखना, पादप जगत को आधुनिक वर्गीकरण का क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। ठीक है, फिर एक बंदा आया व्हिटकर, उन्होंने 1969 में 5 जगत में बांटा। वो 5 जगत बता देंगे एक ही वीडियो में। 5 जगत और 10 को फाइलम होता है, फाइलम होता है, संघ होता है जीव जंतु का, है ना, जो कि शास्त्रों में कहा गया 84 योनि टोटल जीव होते हैं, उसको हम बता देंगे। ठीक है, एक वीडियो में वो जीव जंतु का टाइप बता देंगे। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों ये हम बता दिए। अब कोशिका, आपका पहला टॉपिक क्या है? कोशिका। क्या है पहला टॉपिक? कोशिका। ध्यान देना दोस्तों, कोशिका का अध्ययन, कोशिका को बायोलॉजी में हम साइटो कहते हैं, टेक्निकल शब्द में साइटो, इसलिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। पहला पॉइंट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सबसे पहले एक वृक्ष की छाल से हुई थी। उस छाल में जो है ना लसा जैसा कॉर्क होता है, कॉर्क, जिसे आप लोग खेलते हो ना, कॉर्क बनता है लसा, उसको जब उसको देखा गया था तो उस पे कई परतदार जो है उस पर माइक्रोस्कोप से देखा गया, माइक्रोस्कोप से जूम करके तो गोल गोल संरचना दिखाई दी, गोल गोल संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने नाम दिया कोसा। क्या नाम दिया? कोसा। क्या नाम दिया दोस्तों? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी कोसा नाम दिया। क्या नाम दिया? कोसा। बाद में वही क्या कहलाया? कोशिका। क्या कहलाया? कोशिका। ये बंदा कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के थे? रॉबर्ट हुक ब्रिटेन के थे। अब उसके किताब का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। जिस किताब में उन्होंने लिखा है उस किताब का नाम माइक्रोग्राफिया। किताब का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। दोस्तों ध्यान रखना, मेरे साथ आपको बोलना है ताकि आपको पूरा याद हो जाए। ध्यान रखना, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनियन लीवेनहॉक। एंटोनियन लीवेनहॉक। पूरा नहीं ले पढ़ो, सोचे पढ़ो, काम जितना से काम चल जाए। लीवेनहॉक, 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 लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। इसका सिद्धांत क्या है? अभी तुम जस्ट पढ़ोगे कि हर कोशिका का निर्माण पहले की कोशिका से होती है। ये सब कोशिका का सिद्धांत है। कोशिका में जो है तो जीन गुण का ट्रांसफर केंद्रक बीच वाला भाग करती है। अभी सिद्धांत पढ़ोगे। पूरे जीव की शुरुआत एक कोशिका से हुई है। ये कोशिका का सिद्धांत है। पूरे जितने शरीर बने हैं ना, जितने टाइप के
जीव जंतु सबका शुरुआत एक कोशिका से शुरुआत हुई है, फिर वो बहुकोशिकीय बन चुका है ना। तो हर जितने सारे जीव जंतु है उसकी शुरुआत सूक्ष्म कोशिका से हुई है। ये सब आप कोशिका सिद्धांत में पढ़ोगे, डोंट वरी, एक जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में है, शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका में होती है। दोस्तों बहुत बड़ा होता है, इसे आंखों से देख सकते हो, एकमात्र कोशिका जिसे आंखों से देख सकते हो वो कौन सी? शुतुरमुर्ग अंडे की कोशिका। ध्यान रखना 170 mm की होती है, 10 से भाग दो 17 सेंटीमीटर का लगभग हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोन, यानी कि बहुत आकार छोटी होती है, आप इसे देख नहीं सकते हैं, है ना। सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, उस कोशिका का नाम है न्यूरॉन कोशिका। क्या नाम है? न्यूरॉन कोशिका। ध्यान देना दोस्तों, तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका यकृत की कोशिका। तेजी से, अगर आपको कहीं कट छट जाता है, अंग में चोट लग जाते हैं या कोई छुरा आपको भोंक देता है, तो कौन सा अंग जल्दी ठीक हो जाएगा? किस में भोंका जाए तो आपको अगर लीवर में, ये लीवर है 1.5 kg का, इधर इधर दाएं साइड में, राइट साइड में, इसमें अगर कोई छुरा भोंक देती है और कोई दूसरे साइड में भोंकती है तो उस साइड की तुलना में ये लीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। ये अतरी उतरी से बढ़िया लीवर में भोंकवा लो। इधर इधर तुमको अगर छुरा भोंकने से खुशी मिलती है तो यहाँ भोंकने यार, तेरा भी मन की संतुष्टि और मेरा भी ठीक हो जानी है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कौन सी अंग जल्दी से रिकवर हो जाती है, पुनर्विवाह जल्दी जल्दी पुनर्निर्माण कर लेती है, ठीक हो जाती है, वो है का लीवर, यकृत कोशिका है। ठीक है, यकृत की कोशिका जल्दी से ठीक हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, यकृत की कोशिका में जहर को पचाने के लिए एक अलग प्रकार की कोशिका होती है, उसको बोलते हैं कुफर सेल। क्या बोलते हैं? कुफर सेल। दोस्तों अगर कुफर सेल कोई जहर पीता है और तो सबसे पहले उस जहर से क्या लड़ेगा? कुफर सेल लड़ेगा। क्या लड़ेगा? कुफर सेल। अगर कुफर सेल जीत गया तो वो आदमी बच जाएगा, और कुफर सेल मर गया तब वो आदमी जाएगा। अब पी लेंगे एक बूंद, एक मुन्ना के बदला में ढकिया के ढकिया पी लेंगे तो कहाँ से बचेंगे? आप ही बताइए, हैं? उतना पीना चाहिए, हैं? अरे तो बताओ, उसका तो एकदम मीटिंग फिक्स हो गया, ऊपर वाले यमराज के दूध के साथ मीटिंग फिक्स हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना इसका जो है इलाज। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई आदमी मरा है तो वो जहर से मरा है कि नहीं मरा है, तो पोस्टमार्टम में किस अंग का जांच किया जाएगा? बताओ किस अंग का जांच किया जाएगा? उसके लिए लीवर का अंग जांच किया जाता है, क्योंकि जहर से निष्क्रिय करने के लिए, जहर को निष्क्रिय करने सबसे पहले कौन आता है आगे? लीवर। अगर लीवर, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे विभाजन नहीं होने, तो सबसे ज्यादा विभाजन तेजी से कहाँ होता है? यकृत की कोशिका में। विभाजन नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है मस्तिष्क की कोशिका में। कहाँ? मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिका में ना 90% पाया जाता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो विभाजन नहीं होती है। चोट लगेगा तो घाव ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बगल की कोशिका में विभाजन करने की क्षमता है नहीं, तो कोशिका चोट वाला ऐसे ही रहेगा, सरले के सरले रहेगा। लो भाई, तो यहाँ पर तो खाली हो जाएगा तो दिक्कत में हो जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा, मर जाएगा इंसान, इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन बताओ फिर तंत्रिका तंत्र में जब नहीं विभाजन होती है, ठीक नहीं होता है, कटा छटा अंग ठीक नहीं होगा, ये यहाँ कट जाए फूट जाए तो है अंदर की मस्तिष्क में, तो फिर उसका सर्जरी क्यों होता है? ब्रेन सर्जरी क्यों होता है? क्योंकि 10% इसमें कोशिका होती है गिलियल सेल, 10%, जिसकी वजह से ठीक हो जाती है। गिलियल सेल कितनी होती है? 10%, जिसकी वजह से ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर ये 10% भी कोशिका नहीं रहे तब नहीं हो सकता था सर्जरी, तो इसीलिए सर्जरी होता है किसके बल पे? 10%। लेकिन बताओ तो, जहां पर सब लोग मिल के काम करेगा वो बढ़िया, कि 10% लोग काम करेगा वो बढ़िया? 10% काम करेगा वो तो गड़बड़ा ही हो सकता है। तो वही वजह है, सर्जरी कर रहे हो 10% के बाल भरोसे, और वो कहीं फेल कर, ज्यादातर फेल कर जाता है, ठीक नहीं होता है, पास नहीं होता है। ब्रेन सर्जरी सक्सेस हो जाए तो समझो कि भगवान को भाई ये तो जन्नत हो गई, ज्यादा नहीं सक्सेस होता है। इसीलिए ब्रेन सर्जरी में ध्यान रखना है कि नहीं है, ये 10% गिलियल सेल फेल कर जाता है, इसीलिए वो कहते हैं ना, वो अंग आपका ब्रेन जो है हेमरेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सारा बात, ब्रेन ट्यूमर कोशिका उसमें बढ़ जाती है। जितना कोशिका बना, आप कटा था 10 कोशिका, 10 कोशिका के बदले में 12 कोशिका बना दिए, 10% कोशिका जो था 10% गिलियल सेल 12 कोशिका बना दे, 20 को बना दे, बहुते बना दे, तो क्या होगा? वहां कोशिका फूल जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर। कैंसर क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं, हाँ, अनसर्टेन सेल डिवीजन ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर, उसी को कैंसर कहते हैं। हाँ, कोशिका का अत्याधिक विभाजन हो जाना ही क्या कहलाता है? अत्याधिक कोशिका बन जाना ही क्या कहलाता है? कैंसर। ध्यान देना दोस्तों, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, विभाजन नहीं होने वाला कोशिका होने तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन।
की कोशिका, न्यूरॉन की कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है, शाखान्वित होती है, शाखा की तरह। पेड़ पौधा में जैसे डाली रहता है ना, वैसे रहता है शाखान्वित। तुम 9वां 10वां में पढ़े होगे कभी, इसका चित्र भी देखोगे किताब में बढ़िया से। फिर चलो, बिरचो ने क्या कहा, स्वान ने क्या कहा, स्ट्रासबर्ग ने क्या है। बिरचो ने कहा था, है कि नहीं, देखो बिरचो में लगा है बीज, बीज की तरह है, तो बीज छोटा सा होता है, तो कह रहा है कि जितने कोशिका बनते हैं ना, बहुते कोशिका, वह पहले वाली कोशिका से बनती है, पहले वाली कोशिका से। एक शुरुआत में कोई कोशिका होगा ना, उसी कोशिका से खूब कोशिका बना होगा। तो कोशिका हम आप बना करके या मार्केट से खरीद के ले जा करके नहीं जमा कर देते हैं, बहुते कोशिका हो जाता है। एगो कोशिका पहले बनता है और उसी से बहुते कोशिका बनता है। यानी कि पहले वाले कोशिका से सारी कोशिका बनती है, ये बिरचो ने कहा। स्वान कहता है कि जितने सारे शरीर है, सभी शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। बात तो वही है, सूक्ष्म कोशिका से हुआ है। एक कोशिका को नहीं देख सकते, एक कोशिका को नहीं देख सकते। इसीलिए बिरचो ने स्वान ने क्या कहा कि जितने सारे शरीर है, उस शरीर का निर्माण सूक्ष्म कोशिका से हुआ है। सूक्ष्म जो नहीं दिखता कोशिका, उससे हुआ है। जितने सारे कोशिकाएं हैं, शरीर जीव जंतु जितने हैं, उन सब का सूक्ष्म कोशिका से शरीर बना है। किसने कहा? बिरचो ने। लिख सकते हो, सारे जीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना है, लिख सकते हैं आप। आइए देखिए यहाँ पर। इसके बाद स्ट्रासबर्ग कहता है कि स्ट्रासबर्ग मतलब केंद्रक, ध्यान रखना केंद्रक। ये कह रहा है क्या कि केंद्रक जो होता है ना, वह केंद्रक वंशानुगति जो गुण होती है, पैतृक लक्षण, वंश गति का जो लक्षण होती है ना, जो अनुवांशिक लक्षण जिसको कहते हैं, वह केंद्रक के वजह से होता है। तो केंद्रक वंश गति में यानी पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने में कोशिका का कौन सा अंग भाग लेता है? तो केंद्रक। कौन सा अंग भाग लेता है? तो केंद्रक। बात सही है। केंद्रक में डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है। इसीलिए वंश को आगे ले जाने में, वंश के लक्षणों को आगे ले जाने में के जिम्मेदार है? केंद्रक। समझे कि किसने कहा? स्ट्रासबर्ग ने कहा। दोस्तों ये था आपका शुरुआती जीके जी स्टेप 1 लाइनर्स क्वेश्चन। अब इसको हम डिटेल में ले चलते हैं, ये वाले को हटाते हैं। इसको देखो दोस्तों, ये हम व्यवस्था करके रखे हैं। हाँ, ये व्यवस्था देखो दोस्तों, ये व्यवस्था था। अब आपका आया विशाल, है ना। अब इस पर देखते हैं कि अब इसको देखिए, ये आपका है कोशिका का अंग। देखो कोशिका को जब जूम करोगे ना, ये दिखता तो नहीं है, जूम करोगे माइक्रोस्कोप पे तो ये गोल गोल दिखेगा। इस गोल गोल के भीतर और जूम करोगे तो बीच में गाढ़ा दिखेगा, गाढ़ा। उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। बीच में क्या गाढ़ा दिखेगा, उसको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक नाम देते हैं। क्या? केंद्रक। समझे दोस्तों। इसके बीच में पानी भरल रहेगा। क्या भरल रहेगा? पानी। क्या भरल रहेगा? पानी भरल रहेगा। इसी पानी को हम कहते हैं, ये अर्ध तरल है, हुआ पूरा तरल नहीं है, ये ठोस की तरह है, दानेदार है। तो यह दानेदार अर्ध तरल है। दानेदार यानी पानी दाना में है, तो क्या बोलेंगे? ना तो ठोस बोलेंगे पूरी, नहीं तो इसको द्रव बोलेंगे, पानी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? अर्ध तरल है। ये अर्ध तरल है दोस्तों ये, ठीक है। एक ये चारों ओर से पॉलीथीन में घिरा हुआ है। इस पॉलीथीन का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। इसका नाम क्या है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। कोशिका का नाम क्या है? इस चारों ओर से घेरमा को क्या नाम है? घेरमा का कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। यह क्या होती है? क्या इस तरह कोई जा सकता है, आ सकता है? जा सकते हो, आ सकते हो तो कहोगे पारगम्य। जा सकते हैं, आ सकते हैं, पारगम्य बोलोगे। लेकिन अगर जा सकते हो, आ सकते हो, हाँ कथी है? बाबूजी का दलान कि सब आदमी घुस जाओ, सब आ जाओ, है? वो लिमिटेशन होता है, और नियम कानून होता है कि जो आदमी बढ़िया है वही जाएगा, जो आदमी खराब है वो आदमी नहीं जाएगा। पता है ना, ब्याह शादी में देखते हैं, आता है तो भेड़िया दसान सब आदमी बाराती में, लेकिन अंगना तक जाता के है? मरवा तक जाता के है? सब घुस जाता है, सब एक सब है। जो उसके लड़का के साथ फेवरेट रहता है, जो विश्वसनीय रहता है, वह तक ना जाता है। तो जो चिकन रहेगा वह पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी बाहर से जो शरीर में खाते पीते हैं, जो बढ़िया रहेगा वो कोशिका में जाएगा। पूरा शरीर में क्या है? कोशिका। पूरा शरीर में कोशिका, हर जगह पूरा शरीर बनल है कोशिका से।
पूरा शरीर है कोशिका से बना है, हर जगह कोशिका है। तक जो खाएंगे पिएंगे हर कोशिका में जाएगा, तो जो बढ़िया है वही जाएगा, जो खराब है उसको नहीं जाने देगा। इसीलिए कहते हैं ये जाने भी देता नहीं भी जाने देता, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य। आधा मन एक रहता है, आधा मन क्या कहे अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य रहता है। दोस्तों ध्यान दो, इसके बाद इसके अंदर हम एक ही को बांध देते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक है। केंद्रक का काम है कि इस सब को देख रेख करना। भैंस खुट्टा उगाड़ देते हैं चारों ओर से, भैंस खुट्टा मेन होता है, परिवारों में खुट्टा मेन होता है। दादा काम तो कुछ नहीं करता है, लेकिन सब है ठीक से काम कर, ठीक से काम कर, ब्याह शादी भोज भात सब में रहता है ना गार्जियन, तो ये सबसे मेन है, सबसे मेन है, यही सबको आदेश देता है। इसलिए हम इस कोशिका का ब्रेन किसको कहेंगे? न्यूक्लियस को। कोशिका का ब्रेन किसको कहेंगे? न्यूक्लियस को। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस को। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर भी द्रव रहता है। क्या रहता है? द्रव। इस द्रव का नाम देंगे केंद्रिका द्रव। क्या नाम देंगे इसका? केंद्रिका द्रव। बताओ, इसके अंदर जो पानी भरा है उसका क्या नाम देंगे? केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नाम देंगे केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव, ठीक है, केंद्रिका द्रव। और इसका नाम देंगे आपको केंद्रिका द्रव। इस वाले का नाम देंगे कोशिका द्रव। क्या नाम देंगे? कोशिका द्रव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। अब आपको समझाना है। तो इसको केंद्रिका द्रव में इसकी खोज किसने किया था? ये बीच में है, कोनो भी फल के बीच में वो ट्रिक देते हैं। फल के बीच में जो ब्राउन ब्राउन भूरा भूरा कलर का रहता है, भूरा भूरा कलर का है कि नहीं, बिया सब, उसको ब्राउन कहते हैं ना। तो क्या ऐसा खोजकर्ता हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। बीज का अक्सर रंग ब्राउन कलर, लीची का देख लो ब्राउन कलर है, भूरा कलर है, तो क्या कहेंगे? इसका खोजकर्ता क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। इसके अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। दोस्तों क्रोमोसोम कोशिका में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर, याद रखना। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में टोटल अगला एपिसोड में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की खोज किसने किया, डीएनए की सिद्धांत किसने दिया, जीन क्या किसको कहते हैं, सब पढ़ेंगे। अभी पहला है, एक ही मिनट में पूरा परस दें आपको, है एक ही मिनट में दे दे पूरा थरिया में, परस परस करके देंगे। 2 बार में परस देंगे तो पूरा हो जाएगा। एक बार में दे रहे हैं, पेट भरिए, फिर से देंगे, परस देंगे तो पूरा एक मिनट डाल देंगे तो थाली नहीं निकलेगा ना। ध्यान दो, क्रोमोसोम डीएनए पहले देख लो, ये सब होता कहाँ है? न्यूक्लियस में। ये क्रोमोसोम है जिसके वजह से हाँ माँ बाप का लक्षण बेटा में जाता है, माँ बाप का लक्षण संतान में जाता है, संतान में जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं आनुवांशिकी गुण के लिए जिम्मेदार के है क्रोमोसोम, के है जिम्मेदार गुण। पूरा अनुवांशिक गुण कब रहता है जमा? केंद्रक में। कहाँ? केंद्रक में। केकरा लो? क्रोमोसोम लो। केकरा लो? क्रोमोसोम लो। केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर और गाढ़ा भाग मिलेगा बीच में, और गाढ़ा भाग मिलेगा। इसी गाढ़ा भाग को हम केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। इसी केंद्रिका का नाम है, केंद्रिका को खोज किया था फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटाना। केंद्रिका की खोज फोंटाना। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। अभी तक समझ गए पूरा बात? अब आप साइड साइड वाले को देख लो। इसका पहला नाम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जिसकी खोज किसने किया था? अरे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है बेंडा। नाम दिया है बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया है? बेंडा दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा दिया है। लिख लेना यहाँ पर नाम, तुम सब कंफ्यूज कर सकते हो। नाम किसने दिया? बेंडा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को जब खोजा गया था तो इसका नाम था बायोब्लास्ट। क्या नाम था? बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जब खोज की गई थी तो नाम था बायोब्लास्ट। खोज किया था अल्टमैन। बायोब्लास्ट की खोज किसने की थी? अल्टमैन। लेकिन जानते हो, खोज कोई करे या नाम कोई दे दे, गजब बात है। ये तो वही हो गया है। बताओ इसे नहीं बता, माता पिता के कारण बच्चा जन्म लेता है कि नहीं? असला नाम कोई और देके चल जाता है। इसीलिए तैयार हो, पहले अपने नाम सोच के रखना चाहिए। इसीलिए आजकल पहले से लोग नाम सोच के रखता है कि नहीं तो कोई और नाम देके चल जाएगा। बताओ यार। बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का खोज किसने? अल्टमैन। लेकिन इसका नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। नाम किसने दिया? बेंडा। क्या ना? और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चर्चित है, लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया में जितना हम लोग सांस लेते हैं ना,
वो पूरा सांस जो है सो फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा से खून में मिल जाता है, खून में मिल जाता है। और खून में से देखो सांस तो बहुते चीज लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, नाइट्रोजन लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, लेकिन फेफड़ा लग जाके बरियाती तो सब जाता है, सब जाता है, लेकिन मरवा तक के पहुंचता है केवल लड़का। सब चल मरवा से बाहर, सब बाहर। वैसे ही सांस तो सब लिए, लेकिन फेफड़ा तक तो सब जाता है। अब फेफड़ा लग से सब चल घूम, चल घूम, देखते हैं 2 बजे रात में सब घूम के चिल है कि नहीं, लड़का रह जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन वतन से आगे बढ़ जाता है, ऑक्सीजन पूरा खून में चल जाता है, और पूरा हवा जितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड सब वापस आ जाता है, समझे हैं। तो दुल्हा बनो न कि बाराती। तो सारे कहाँ चले गए, अंदर चले गए। सारे जो हवा लिए थे वो ऑक्सीजन कहाँ चले गए, आपको खून में मिल गया। और जब खून में मिल गया तो उस खून के माध्यम से, खून तो पूरा देह में घूमता है, तो पूरा देह में घुमा तो सब कोशिका खून ऑक्सीजन को ले गया। ऑक्सीजन को कहाँ ले गया, सारे कोशिका के पास ले गया, और सब कोशिका को ऑक्सीजन दे दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो ये अर्धपारगम में है, इसको आने देगा, आजा आजा, तू बढ़िया चीज है, आजा। और आएगा वैसे ही जब आएगा ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा। तो मतलब जो सांस लिए थे वो कहाँ आया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ आया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन आ गया, है कि नहीं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, श्वसन होगा। श्वसन, कौन श्वसन, तो ऑक्सीजन के साथ श्वसन ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन श्वसन हुआ, ऑक्सी श्वसन। कौन श्वसन, ऑक्सी श्वसन। इसके बाद 36 एटीपी ऊर्जा बनेगी। ये नहीं कहना 38 एटीपी, 2 एटीपी बनता है, इसमें बनता है 500। 2 एटीपी दोनों मिला कर बने 38 एटीपी। तो बताओ ऑक्सी श्वसन में कितना एटीपी, 36। गलती नहीं कर लेना, 38 मार देना, मार दो, हाँ सही होगा हमारा, बाद में सो 36 एटीपी। ऑक्सी श्वसन में कितना बनता है, 36। ऑक्सी श्वसन होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। तो बताओ क्रेब्स चक्र कहाँ घटती है, घटना माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। कहाँ घटती, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स चक्र के बाद जो है कितनी ऊर्जा का निर्माण होती है, 36 एटीपी। कितना, 36 एटीपी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को कहते हैं दोस्तों क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत दोस्तों, एक ध्यान रखना, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, और इसीलिए इस ऊर्जा यही बनाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह, पावर हाउस। क्या कहते हैं, पावर हाउस, इंग्लिश में पावर हाउस। ऊर्जा से पावर आती है, इसीलिए पावर हाउस। यहाँ देखो दोस्तों, अब इसके बाद गोल्जी बॉडी। कौन है, गोल्जी बॉडी। जितना ये ऊर्जा बनाया है, अब बताओ अभी हमारा कौन कौन अंग बेसी काम कर रहा है, सब जगह कोशिका है, तो सब खाना बनाता होगा, ऊर्जा बनाता होगा सब। तो क्या जरूरत है, सब तो बनाइए रहा है, तो क्या टेंशन का है ऊर्जा को यहाँ से वहाँ ले जाने की है जरूरत। अभी हमारा जी, अभी हमारा हाथ ज्यादा काम कर रहा है, कान, जो शरीर, कान हो गया, जैसे क्या हो गया, ये सब पेट, ये सब तो आराम कर रहा है ना, उतना तो टेंशन नहीं है। बेसिक टेंशन किसको, मुंह को। तो जितना उधर ऊर्जा बन रहा है, इसको तो ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसको ज्यादा ऊर्जा खपत हो रहा है, ज्यादा ऊर्जा खपत हो रहा है। तो बताओ ना, इधर वाला तो ऊर्जा है ना बचा हुआ है, तो इधर का ऊर्जा को खखोर के आराम से उठो। इस पे बैठना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। इस पे हम बैठे थे, उस पे ना बैठे। बिगाड़ दिया ना, चलो पूरा। जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा को खखोर के यहाँ से पेट और से, कान से, ये ऊर्जा को खखोर के जी लाओ, नहीं जी लाओ, और सब ऊर्जा को खखोर के जी ला देते हैं, और जी ज्यादा देर तक अपना काम करते रहता है, नहीं थकता। नहीं तो बताओ, तो जी ज्यादा काम कर रहा है तो ऊर्जा खपत हो रहा है, तो जी थक गए अब नहीं बोलेंगे, बताओ ऐसा होता है। थकते हैं तो सब ऊर्जा जब खत्म हो जाता है तब सकता है, तो थकता है तो पूरा शरीर, ये नहीं कहता है हमारा जी थक गया, हमारा मुंह हाथ और सब सही है। थकता है तो पूरा शरीर एक साथ थकता है, क्यों, क्योंकि सब जगह का ऊर्जा को खखोर के वहाँ एक अंग तक ले जाया जाता है, समझ गए। ध्यान रखना है दोस्तों। तो यह ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब होता है रसधानी।
हम लोग जितना पानी पीते हैं वह कोशिका के अंदर किस अंग में जमा होता है, तो रसधानी में। रसधानी में मतलब हम लोगों का जितना पानी पीते हैं उस पानी को कहाँ जमा होता है, रसधानी में। हर जगह कोशिका है, हर जगह रसधानी होगा, हर जगह पानी जमा होगा। तो बताओ ना, गर्मी लगेगी तो हर जगह से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम, हर जगह से पसीना निकलती रहती है, क्योंकि हर जगह क्या है, कोशिका। शरीर में कोशिका है तो हर जगह से पसीना निकलेगा, क्योंकि हर जगह तो रसधानी भी होगी। ठीक है, ठीक है। कहाँ जमा होती है पानी, रसधानी में। ठीक है, रसधानी में। इसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, बोवेरी ने। इसको कहते हैं हिंदी में तारक काय। क्या कहते हैं, तारक काय। कोशिका विभाजन यही करती है। आपका शरीर में कोई कट जाता है, घाव हो जाता है तो ठीक होता है ना, फिर तो ठीक होता है। बगल वाला कोशिका कहेगा अरे 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 ये तो कोशिका मर गया है, ये कोशिका को घाव खत्म हो गया। तो उस कोशिका में जो सेंट्रोसोम होता है, वही सेंट्रोसोम कि ब्रेन आदेश देगा कि देख देख भाई पड़ोसिया मर गया है, पड़ोसिया वाला कोशिका मर गया है, पड़ोसिया वाला कोशिका मर गया है, देख भाई इस कोशिका का थोड़ा सा क्या करो ना, बना दो, एक और कोशिका बना दो। क्योंकि यही तो जो कोशिका कट जाता है अंग, तो उस कोशिका को दूसर कोशिका बना करके उस कटे हुए अंग का पूर्ति के कर देता है, उसको ठीक के कर देता है, खाली जगह को भर के देता है कोशिका से। कौन, सेंट्रोसोम। इसीलिए कहते हैं कोशिका विभाजन के करता है, तारक है। तो कटे छटे अंगों को फिर से रिपेयरिंग ठीक के करता है, कौन करता है, कौन करता है, सेंट्रोसोम यानी तारक है। ठीक है। और एक बात देखो, यहाँ तक सेंट्रोसोम, ये मान लो कि वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा है, गोल्जी बॉडी नहीं काम कर रहा है, तो गोल्जी बॉडी तो काम नहीं करेगा। मान लो कि किसी दिन गोल्जी बॉडी इसका खराब हो जाए, नहीं काम करे, तो क्या करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम अभी बता दे रहे, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, कोई चीज खराब हो जाता है उस पर एंजाइम डाल, इसको पचा के खत्म कर देगा। ये एंजाइम इस पे ब्रेन कहेगा लाइसोसोम को कि इसको गोल्जी बॉडी खराब हो गया है, इस पर थोड़ा एंजाइम डाल दो, तो ये यहाँ पच जाएगा, खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एंजाइम खाली हो जाएगा, पचा देगा, पूरा खत्म कर देगा। नाम है अपघटक। अपघटक मतलब होता है तोड़ ताड़ के खत्म कर देना, पूरा उसको रद्दी रद्दी कर देना, उसको खत्म कर देना, पचा देना। एंजाइम पचा देती है, जल अपघटक एंजाइम जो है, जल एंजाइम पूरी तरह से उसको पचा देगा। यहाँ इसको क्या करेगा, गोल्जी बॉडी को पूरी तरह से इसको पचा देगा। और तब फिर दिमाग, ये है ना ब्रेन, ये ब्रेन कहेगा, न्यूक्लियस केंद्रक बोलेगा ए सेंट्रोसोम एगो गोल्जी बॉडी बना दो, एगो गोल्जी बॉडी बना दो, एगो गोल्जी बॉडी बना देगा, और फिर से इसके अंदर काम सब चलता रहेगा। तो बताओ, सेंट्रोसोम का काम है कि अंदर में कोनो चीज खराब हो गया तो भी उसको ठीक करना, और बाहर खराब हो गया, बाहर कोशिका मर गया तो भी उसको एक दूसरा कोशिका का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, तो हम बता रहे थे लाइसोसोम। यह लाइसोसोम क्या करती है ना, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो अंग खराब हो जाएगा उस अंग को पचा करके अपघटन करके खत्म कर देना, और फिर उसका निर्माण करने का कार्य करेगा तो सेंट्रोसोम। तो कोशिका विभाजन या कोशिका पुनर्निर्माण का कार्य करती है सेंट्रोसोम। पूरा काम याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन सी कोशिकांग। सर जी एक सेकंड, कोशिकांग जो होती है ना, कोशिकांग थोड़ा कम से है ना, कोशिकांग कोशिका विभाजन जो होती करती है, कोशिका का पुनर्निर्माण कौन सी कोशिका का अंग करती है, कौन सी करती है, सेंट्रोसोम। ठीक है क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, ये कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टकट में ईआर कहते हैं, ईआर। यह अंतःप्रादव्य जालिका होती है, अंतःप्रादव्य जालिका। यह अंतःप्रादव्य दो तरह का होता है, यह दो तरह का होती है, एक होती है यह खुरदुरा भाग, एक होती है सतह चिकना भाग। खुरदुरा भाग, खुरदुरा क्यों हो गया, क्योंकि इस पर एक कण होती है, वह कण का नाम है राइबोसोम। कण का नाम क्या है, राइबोसोम। कण का नाम क्या है, राइबोसोम। यह कण होती है राइबोसोम। यह राइबोसोम जो होती है ना, प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटीन। खुरदुरा वाले भाग में दो टाइप का, खुरदुरा और चिकना। खुरदुरा भाग में राइबोसोम होती है, यह प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री।
हाँ लाइन आ गया, चमक रहा था, अब ठीक दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है। प्रोटीन की निर्माण, प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो किसके से होती है? राइबोसोम से। किससे होती है? राइबोसोम से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। यह प्रोटीन दो तरह का होता है दोस्तों। बड़ी कोशिकाओं में, बड़ी शरीर में, बड़े बड़े शरीरों में एटीएस कोशिका और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वाले शरीर में, सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखती, उनमें जैसे जीवाणु, विषाणु, इन सब में होती है 70S कोशिका। 70S कोशिका, ठीक है दोस्तों। 70S कोशिका, दो तरह की प्रोटीन, मिस्टेक हो गया, दो तरह की प्रोटीन 70S और 80S। 70S और 80S दोनों याद रहेगा दोस्तों। 70S और 80S। हम लोग हो गए बड़े जीव जंतु, हम लोगों में किस तरह के? 80S के। जितने सारे यूकैरियोटिक जीव है सब में 80S, जितने सारे प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें 70S। प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? तो जो कोशिका, इतने सारे अंग रहेंगे ना इस कोशिका के भीतर तो रहेंगे मौजूद, तो बोलेंगे यूकैरियोटिक। आज इसमें भगवान ना फुर्सत से बने नहीं किया, इस कोशिका को आधा छिधा बना दिया, जो जना तेना है। बताओ, देखते हो जब शादी का विवाह शादी होता है ना तो पूरा गम दुल्हा को तैयार किया जाता है, 2 दिन से पूर्ण तैयार होके जाता है, उसको बोलते हैं विकसित कोशिका, विकसित दुल्हा। आज जो दुल्हा भाग के ब्याह करता है ना, जो लड़का लड़की तो से रहता है, कपड़ा फाटल मारने पीटने रहता है, माई टूट लागल रहता है, जाता तो उसका तो जो है सो पूरी तैयार नहीं रहती है। अविकसित दुल्हा, अविकसित दुल्हन, ठीक है। उसी तरह से जिनमें इतना सारा अंग नहीं रहेगा वो होगा अविकसित कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका से कौन बनता है? जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल, ये सब बनता है प्रोकैरियोटिक कोशिका से। उसके शरीर में पूर्ण कोरोना देखते हो। अब बताओ, जिसमें इतना सारा चीज नहीं रहेगा, जिसमें इतना सारा चीज नहीं रहेगा। एक कोशिका बनाता हूँ, इसमें क्या है ना कि केंद्रक है वो भी नहीं है, केंद्रक में भी नहीं है, केंद्रक में जितना केंद्रक में चीज था डीएनए ये हयाल धलाल है। इसको घेरने वाला कोई ढाठ नहीं है, ढाठ नहीं है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं है। ढाठ को क्या बोलते हैं? झिल्ली। केंद्रक झिल्ली नहीं है, बताओ केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो इसमें नहीं है। तो भगवान ना इस केंद्रक झिल्ली इसमें तो है ही नहीं, तो इसको तो बताओ इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। और क्या क्या नहीं है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, लाइसोसोम नहीं है ना, लाइसोसोम नहीं है, इसके बाद सेंट्रोसोम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है। अरे बहुत ही कुछ तो नहीं है इसमें। तो बताओ, जिसमें कोई चीज है उसको बनाने में टाइम लगेगा जल्दी, उस कोशिका का तो तुरंत हम लोग छाप लेंगे, तुरंत बना लेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, है कि नहीं, कोरोना जो था एक वायरस है, उसके शरीर में कुछ था नहीं, तो तुरंत कोरोना जैसे ही देह में जाता था वो अपना संख्या तुरंत बना लेता था, तुरंत भर जाता था एगो कोरोना, अब घुस के पूरा एकदम अपना फेफड़े को जाम कर देता था, चेम्बरे को जाम, सांस लेने हैं ले नहीं पा रहे हैं। सोचो, है बड़ी दिक्कत है कि नहीं है। इसीलिए क्योंकि इन लोग अपना संख्या जल्दी क्यों बढ़ा लेता है? इसलिए क्योंकि शरीर में ज्यादा कुछ है नहीं, तो तुरंत बना लो, है, बुझे ना बात को। तो ये हो गया। आई चिकना सतह जो है अंतःपराद्रव्य जालिका का चिकना सतह, वह से वसा का निर्माण होता है। और जानते हो कि वसा चिपचिपा होती है, चिकना होती है, इसीलिए विभाग क्या होता है? चिकना। वसा का निर्माण किससे होती है? तो अंतःपराद्रव्य जालिका के चिकना सतह से, स्मूथ सरफेस से, ठीक है, स्मूथ साइड से, ठीक है। राइबोसोम हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो होती है ना, ये कंकाल का काम करती है, इसको कंकाल का काम करती है, जिसकी वजह से यह गोल संरचना है, गोल संरचना। तो कोशिका अपने डिजाइन में, आकार में रहती है, गोल है तो गोल, सखान्वित है तो सखान्वित, जिस भी डिजाइन में है वही वैसा ही रहता है ना। ये किसके वजह से? उसका आकृति ढचक पचक क्यों नहीं जाता है? इसी की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे फैला रहता है इसमें, इसको ना पचकने नहीं देता है। तो वो तो इसको ढहने से, पचकने से कौन रोकता है? यही ना रोकता है। हम लोगों को ढचकने पचकने से कौन रोकता है? कंकाल। क्या? कंकाल, हड्डी ना, नहीं तो हड्डी नहीं होता। जैसे बेंग में हड्डी नहीं होता है, देखो फुचुक हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी हड्डी नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो ऐसे से लिवर हो जाता, पिचा जाता, इसीलिए इसको पचकने नहीं देता। इसीलिए इसको कहते हैं कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल किसको कहेंगे? अंतःपराद्रव्य जालिका को। कोशिका का कंकाल किसे कहेंगे? अंतःपराद्रव्य जालिका को। यहाँ तक समझ गए आप?
अब आपको हम बताते हैं ठीक सर लाइसोसोम के बारे में। इसके बारे में बताए लाइसोसोम, सभी जानते हो कि लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका दोस्तों, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, एंजाइम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अपघटन मतलब क्या होता है, इसको तोड़ देने वाला, खत्म कर देने वाला, एकदम पूरा खत्म कर देने वाला, साफ कर देना। एंजाइम मतलब होता है पचा देना, तो जो चीज को तोड़ ताड़ के पचा दे उसी को क्या कहते हैं, जल अपघटन। तो जो अंग खराब हो जाएगा उसको हटाना तो जरूरी है ना, तो कौन हटाएगा, लाइसोसोम हटाएगा। अपने किस चीज की वजह से, जल अपघटक एंजाइम की, तो जरूरी है कि सफाई करनी है कि नहीं, आराम से सफाई कर देगा। इसको देखो दोस्तों, जब एक समय आता है कि मान लो कि सारा अंग काम करना बंद कर, पुलिस का डंडा लगा, आई माइटोकॉन्ड्रिया हमने मार दिया है, तबीयत खराब हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है हम नहीं अब श्वसन करेंगे, जाओ जो करना है करो। गोल्जी बॉडी कहता है हम ऊर्जा को यहाँ से वहाँ नहीं ले जाएंगे, वैक्यूल्स कहेगा हम पानी जमा नहीं रखेंगे, है ना, सेंट्रोसोम कहेगा कि नहीं हम कोशिका नहीं बनाएंगे, बताओ ई रेबोसोम प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, सब अंग घुसिया जाएगा। तब ब्रेन कहेगा कि अरे पगला, अच्छा ब्रेनों को मान लो चोट लग गया है, ब्रेनों कहेगा हम कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे में लाइसोसोम कहेगा अरे यार कोई तो आदेश दो, ब्रेन आदेश दो, क्या करना है हमें, कुछ नहीं आदेश दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है, सब आदमी घुसियाल है, नहीं कोई काम कर रहा है। ऐसे में बताओ ये खराब, सब अपने अपने ऑब्जेक्ट्स जैसे हो जाए, कोई काम ही नहीं करे, तो ऐसे में दिक्कत ना है, तब शरीर कैसे चलेगा। इसीलिए लाइसोसोम को जब कोई आदेश नहीं मिलता है ब्रेन की तरफ से, कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सूचना नहीं मिलती है, ये अपने आप को फाड़ लेता है। अब पूरा इसमें जो जल अपघटक एंजाइम है पूरा बाहर निकल जाएगा और सबको खत्म कर देगा, सबको पचा के राख कर देगा, तो राख कर देगा। तो इसीलिए देखो सबको मार दिया ना, पूरा खुद तो मरा ही है, सबको मार दिया, इसीलिए इसे कहेंगे आत्महत्या की थैली, पूरा थैली ही खत्म हो गया। जो तो एगो कोशिका मर गया तो पूरा कोशिका मर गया, अरे एगो कोशिका मरा, अभी पूरा शरीर में कोशिका कोशिका भरल है, तो और कोशिका बगल वाला जिंदा होगा ना, तो बगल वाला कोशिका में से ये सब निकल के झांकेगा, की भला हो मर गलो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तब वो अपना जो बगल वाला कोशिका होगा, मान लो ये मर गया तो बगल वाला कोशिका होगा ना, तो बगल वाला कोशिका का सेंट्रोसोम कहेगा हाँ दादा मर गया, जो गो गो, तो कोशिका ये जो केंद्रक है वो आदेश देगा जाओ 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 बहुआ सब, है ना, इसको क्या करो, इसको क्या करो, सेंट्रोसोम दूसरा कोशिका को बना दो। जैसे कोशिका मर गया तो कहेगा इसी के जगह दूसरा कोशिका बना दो, दूसरा कोशिका बना दो, तो कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम बनाएगा, तो ये निकल के ना बनाएगा, निकल के ना, इसीलिए कहता है अच्छा चीज बाहर अंदर आ सकता, अब बढ़िया काम जरूरत रहे तो ये भी बाहर जा सकता, इसीलिए क्या कहते हैं अर्धपारगम। लेकिन अच्छा रहे तो ये नहीं कि सब जा सकता, सब आ सकता है जरूरत पड़ने पर, इसलिए बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। तो सेंट्रोसोम बाहर निकल के, अब देखो अब धीरे धीरे रिपेयरिंग होगा, वहां पर भरेगा, पुलिस डंडा लगा था काला हो गया, इसका मतलब कोशिका मर गया है, अरे साला पूरा काला हो गया है तो कोशिका मर गया है, तो बगल वाला कोशिका उसको ठीक करेगा, और जल्दी जल्दी ठीक करना है, टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी ठीक करना है आपको, तो गर्म पानी से सेकिए ना, तो बगल आसपास के सब कोशिका जग जाएगा, की बोलो की बोलो की बोलो, तो वो कहेगा कि अरे अरे देखो मार गया है, पुलिस मार दिया है, तो उस जो हार ये जो काला काला पड़ा था उसको पानी से सेकेंगे, तो धीरे धीरे जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा वो, जल्दी जल्दी वो सब कोशिका मिल करके, सब कोशिका अपना अपना सेंट्रोसोम को बोलेगा अरे रे जल्दी 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 इसको ठीक करो ठीक करो, तो 2-3 दिन में पानी से जैसे गरम गरम करते रहते हैं, सेकते रहते हैं, तो पूरा पूरी आपका जो काला पड़ा रहता है डंटे से वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो कौन ठीक करता है, सेंट्रोसोम। कौन ठीक करता है, सेंट्रो आदेश के देता है ब्रेन, कौन केंद्र का ब्रेन देता है, लेकिन उसको मान लो जो चीज खराब हो गया था उसको पचा करके खत्म के कर देता है लाइसोसोम, है ना, तो कोई अंग को पचा के खत्म के कर देता है लाइसोसोम। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें क्या होता है, कौन सी पदार्थ उपस्थित होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, समझ गए दोस्तों। इसके बाद आपने इसका पूरा चीज जाना कोशिका के अंदर। अब आपको समझना है ब्रेन, ब्रेन में जो ये क्रोमोजोम है वह क्रोमोजोम एक बहुत अच्छी टॉपिक है, हम केंद्रक को अगले एपिसोड में पूरा 5 दिन 4 दिन का क्लास चलेगा और पूरा आप जान जाएंगे। जैसे कोशिका का विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, है ना। उसमें जो समसूत्री विभाजन है उसका 5 गो फेज होता है, इंटरफेज होता है, इसके बाद में इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, फिर इसके बाद
एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है। तो सारे फेज के बारे में जानेंगे, कैसे कोशिका का निर्माण होता है, समझे दोस्त। फिर एक बार हम ग्राफ बना लेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये भी बना लेंगे। तो एक ही दिन में पूरा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसीलिए आगे की ओर जो बना है यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, पादप कोशिका जंतु कोशिका में, और डीएनए, ये आगे की वीडियो में हम आपको ये सारा जानकारी दे देंगे। आज तक के लिए कुछ जान लो दोस्तों कि ये लाइसोसोम किस में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। कहाँ नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, आरबीसी में पाया नहीं जाता है। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो बताओ, आरबीसी जानते हो, हमारे खून में आरबीसी वाला रेड ब्लड सेल्स यानी कर्पल्स पाया जाता है, सेल्स पाया जाता है। रेड ब्लड का, लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है। अगर वो मर गया, उसका टाइम काल कितना होता है, 120 दिन। अगर वो मर गया तो उसको कौन, उसमें तो लाइसोसोम है ही नहीं, तो उसको कौन ठीक करेगा, कौन उसको हटाएगा, कचरा को कुछ साफ करेगा मरने के बाद। तो ये उसमें तो लाइसोसोम नहीं है। तो किस में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, तो लाल रक्त कणिकाएं में या आरबीसी में नहीं पाई जाती है, जो खून में होता है। तो हमारे ये दाएं लेफ्ट साइड में जो है ना, प्लीहा होता है, स्पेशल प्लीहा होती है। वह प्लीहा पूरे खून में से ढूंढ के सारे मरलाहा आरबीसी को जो है सो अपने पास रख लेती है, अपने अंदर दफन कर लेती है। इसीलिए आरबीसी का कब्र किसको कहेंगे, प्लीहा को कहेंगे। आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहेंगे, आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहेंगे। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। लाइसोसोम हो गया। आकार कैसा होता है कि अधिकांश गोल होता है, कुछ सखान्वित होता है। जैसे तंत्र की कोशिका क्या होती है, सखान्वित होती है। तंत्र की कोशिका क्या होती है, सखान्वित होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। एक व्यक्ति था हैक्सले, एक बंदी, देखो दोस्तों, इसमें ई पाइन एगो केंद्रक के पाइन आ एगो एम्हरका पाइन, दोनों पाइन को मिला देबे तो एकरा कहबे कथी, आई पाइन के कहबे यहाँ कोशिका द्रव, आई के कहबे केंद्रिका द्रव। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के मिला देबे तो अहाँ कहबे एकरा कहबे यहाँ कथी, जीव द्रव। कथी कहबे दोस्तों, जीव द्रव। आ जीव द्रव के खोज के केने है पुरकिंजे, के खोज के है पुरकिंजे, जीव द्रव के खोज पुरकिंजे। लेकिन आई के जो है से हैक्सले नाम का वैज्ञानिक है, हैक्सले कहने हैं जीवन के भौतिक इकाई है, जीवन के भौतिक इकाई है, जीवन के भौतिक इकाई है, के कहने हैं हैक्सले की कहलके जीवन के भौतिक इकाई। दोस्तों ध्यान रखबे कि ई पाइन अहाँ बैग ल के जाइ छी, मान लिअ देखियो ई पन्नी छै, आ ई पन्नी में अहाँ जे है से एहि में गिलास हरी रखने छियै, ई सब रखने छियै, मान लिअ गिलास हरी, आ ई के एना के जाइत रहबे त ई जे है से अहाँ का की हेतै, त एहि में टकरा के फीट फाइट जेतै। लेकिन एहि में पाइन आरी द देबे, एहि में कोनो कपड़ा तपड़ा द देबे तो ओहि बीच में वो झटका के बर्दाश्त कर लेते, ने टकरेते ने, बच जेते। तो बताओ अपन तो ई कोशिका जो है जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की है एक लाइन, जे बेटा बीपीएससी में पूछनी हो चलेगा, मेन बीपीएससी में। कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, लिखा था ऑप्शन में, कोशिका कहते हैं। ध्यान दो दोस्तों कि अगर ये मान लिया कोशिका यह चीज टकरा के आपस में खत्म भ जेते तो कोशिका खत्म भ गेले, तो कोशिका से तो जीवन छले ना, जीवन खत्म भ जेते। कोशिका के बचौनाइ बहुत जरूरी है। ताहि दुआरे सचू ए कोशिका में जते अंग है एकरा बचौलके के ई पानि ना, एहि दुआरे पानि बहुत जरूरी है, जै के वजह से सब कुछ बच गेलै पानि। तो पानि के की कहबै, जीवन की भौतिक इकाई। अगर ई पानि नहीं रहते तो भौतिक मतलब कोई रूप धारण नहीं कर सकै छलै, कोई आकार नहीं धर छलै, ओ खत्म भ जेते, मरि जेते। आ आकार जे शरीर के अपनाने के एहन छै, जानवर भैंस किछो के वो आकार केकरा वजह से छै, ए पानि के वजह से। तब वो कोनो आकार में छै। तो बताओ जीवन के भौतिक इकाई केकरा कहबै, जीव द्रव का, जीव द्रव के, ठीक है दोस्तों। एहि में 90% पानी होइ छै, 90% पानी होइ छै। एहि पानी में से अहाँ के जब ये घटऽ लगे है पानी के मात्रा शरीर में, तो प्यास जगे है, और धीरे धीरे जब 10% के आसपास अहाँ के पानी खत्म भ जेतै, पानी खत्म भ जेतै 10%, तो वो इंसान की हेतै आराम से टपक जेतै, है ना, प्राण पे रुक हो जेते। तो दोस्त एहि के साथ अहाँ के जे है से ई बात बतेली, है ना, पूरा बायोलॉजी का। और जो अगला अगर एपिसोड चलते तो हम कोशिका के डीएनए यानी केंद्रक पर रिसर्च मारबे और केंद्रक के आगा
पहुंच गए। इसके साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और आपको जो कुछ भी जरूरत पड़े विशेष टॉपिक पर वीडियो बनवाने की, उससे संबंधित जानकारी लेने की, तो आप कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं। हमारा ठिकाना चकधन मधुबनी हुआ। जय हिंद जय दोस्तों, सिंघम सर की ओर से खुश रहिए।